Good morning, students. This is your political science class, and we are doing chapter number 8. Today's our topic is common property resources. Page number 124. Common property represents common property for the group. The underlying norms here is that members of the group have both rights and duties with respect to the nature, level of use and the maintenance of a given resources. मतलब कॉमन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं वो क्या होंगे, सबका एक कॉमन राइट होगा उसके ऊपर, नेचर के ऊपर, और सबका एक लेवल ऑफ यूज होगा, सब उसके मेंटेनेंस में कंट्रीब्यूशन करेंगे. Through mutual understanding and centuries of practice, many village communities in India, for example, have defined members' rights and responsibilities. अब ये कह रहा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स आपसी सहमति से जो सदियों से कुछ परंपराएं भारत में चलती आ रही हैं उससे सबके अधिकार और जिम्मेदारियां डिफाइन की हुई हैं. ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हैव कॉज्ड. अब ये कह रहा जैसे भाई ये जो रीजन्स हैं इन रीजन्स की वजह से कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के ऊपर फोकस गया है. जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या है कॉज कॉमन प्रॉपर्टी टू डिविंडल इन साइज, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी to the poor in much of the world. The institutional arrangement for the actual management of sacred groves होते जो पवित्र बाग बगीचे on state owned forest land appropriately fits the description of common property regime. तो ये कह रहा है जो इनके लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट वर्ल्ड लेवल पे की हुई है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को के यूज को और मेंटेनेंस को देखने के लिए. अलोंग द फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ साउथ इंडिया सेक्रेड ग्रूव्स हैव बीन ट्रेडिशनली. अब आपको इतना ध्यान रखना है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में क्या होता है, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं जैसे सेक्रेड ग्रूव्स हैं वो उनको गांव संभालते हैं, गांव उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को मैनेज करते हैं. इंडियाज स्टैंड ऑन इन्वायरमेंट इश्यूज़. इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल मैंने पिछली क्लास में बताया क्या था, जो ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन को कम करने के लिए, तो भारत ने उसके 5 साल बाद 2002 में उसको उस एग्रीमेंट पे साइन किए. इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एक्सेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल बिकॉज देयर कंट्रीब्यूशन टू द emission of greenhouse gases during the industrialization period that is believed to be causing today's global warming and climate change. तो ये कह रहा है कि आज के ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में इंडिया, चाइना जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज से भी ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन बढ़ रहा है वाज नॉट सिग्निफिकेंट. उसमें इंडिया और चाइना का स्टैंड था कि वो केवल मतलब उसकी वजह से नहीं बढ़ रहा है. तो उन्होंने क्या बात कही, हाउएवर द क्रिटिक्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल point out that sooner or later both India and China along with other developing countries will be among the leading contributors to greenhouse gas emission. तो बाद में दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो आपका डेवलपमेंट बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. एट द G8 आपको पता है जो G8 मेंबर्स हैं वो आप जानते हो, पहले के चैप्टर्स में आपने पढ़ लिया. G8 मीटिंग ये सभी वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज हैं. इन जून 2005 इंडिया पॉइंटेड आउट दैट द पर कैपिटा इमिशन रेट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर 18 फ्रैक्शन ऑफ दोज इन डेवलप्ड वर्ल्ड. तो इन्होंने कहा कि G8 मीटिंग में भारत ने कहा कि भाई जो हमारा पर कैपिटा कार्बन इमिशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज के सामने तो बहुत छोटा है, बहुत कम है. Following the principles of common but differentiated responsibilities, India is the major responsibility of curbing emission rates with the developed countries.
विच हैव एक्यूमुलेटेड इमिशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये पिछली क्लास वाली बात। तो इंडिया ने कहा कि जो हम इन प्रिंसिपल्स को मानते हैं और इस बात को भी कहते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज ने इतने लंबे टाइम से जो ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन बढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा है, हमारा इतना नहीं है। इंडियाज इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग पोजीशन, नेगोशिएटिंग मीन्स अपने आप को कुछ रियायत दिलवाना कि हमारे कार्बन इमिशन पे अभी इतनी पाबंदी ना लगे जितनी डेवलप्ड कंट्रीज पे लगे, क्योंकि हमें अपना डेवलपमेंट करना है आगे। प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किन कंट्रीज की आएगी? डेवलप्ड कंट्रीज की, क्योंकि जो पीछे गया हुआ पास्ट टाइम है या हिस्ट्री है उसमें तो डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्रीज का ही हुआ है, उन्हीं का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। दिस एक्नोलेज दैट डेवलप्ड कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट हिस्टोरिकल एंड करंट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो इसमें कहा गया कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो हिस्टोरिकल पीरियड की वजह से और आज की वजह से डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा किया है। एंड एम्फेसाइज दैट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आर द फर्स्ट एंड ओवरराइडिंग प्रायोरिटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज। तो इन्होंने कहा कि हमारा अभी के लिए टारगेट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट रहेगा, तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन हो थोड़ा बहुत होगा, बट फिर भी हमारा डेवलप्ड कंट्री से कम है। सो इंडिया इज़ वेरी ऑफ रिसेंट डिस्कशन with UNFCCC about introducing binding commitments on rapidly industrializing countries such as Brazil, China and India to reduce their greenhouse gas emission। तो इंडिया ने क्या कहा? इंडिया, ब्राज़ील, चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को अभी कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से थोड़ा ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन बढ़ेगा। इंडिया फील्स दिस contravenes the very spirit of UNFCCC, neither does it seem fair to impose restrictions on India। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया, ब्राज़ील, चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते थे, तो इंडिया ने और इन बाकी कंट्रीज ने कहा कि ये हमारे ऊपर लगाना फेयर नहीं है, ठीक है। When the countries rise in per capita carbon emission by 2030 is likely to still represent less than half द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 3.8 टन्स इन 2000। तो इंडिया ने कहा कि भाई 2030 तक जो हमारा कार्बन इमिशन होगा, जो आज का ग्रीन हाउस गैसेज से कार्बन इमिशन है वो 3.8 है एवरेज 2000 के सन में, और हमारा जब 2030 तक होगा तब भी उसका आधा नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा? वो देखो, इंडियाज इमिशंस आर प्रेडिक्टेड टू राइज फ्रॉम 0.9। देखो इंडिया का 2000 में 0.9 था, बाकी वर्ल्ड का एवरेज कितना था? 3.8। तो ये इतना ज़्यादा क्यों था? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो 200-300 साल से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उस वजह से, और इंडिया का 2030 में कितना हो जाएगा? 1.6। तो तब भी 3.8 से बहुत कम है। यही स्टैंड इंडिया ने वहाँ पर रखा, इसी बात को वहाँ पर रखा कि हमारा 2030 तक भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे कितनी भी स्पीड से, तो भी इतना कम है बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से। The Indian government is already participating in global efforts through a number of programs. For example, India's national auto fuel policy mandates cleaner fuels for vehicles। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है कि नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी क्या करती है? व्हीकल से जो फ्यूल निकलता है उसको उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट के डिसीजन लेती है। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास्ड इन 2001 आउटलाइंस इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट क्या करेगा? एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, ठीक है। सिमिलरली द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 इंक्रेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो 2003 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है वो क्या करेगा? रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो एनर्जी एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी यूज़ की जा सके, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड्स इन इम्पोर्टिंग नेचुरल गैस एंड इंक्रीजिंग द अडोप्टेशन ऑफ क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज शो दैट इंडिया हैज़ बीन मेकिंग रियल एफर्ट्स। तो ये बाद में और क्या है आपके क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज, मतलब कोयले को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करके बाद में उसका यूटिलाइजेशन हो। ये सारी पॉलिसीज़ क्या दिखाती हैं कि भाई इंडिया अपने यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर स्टेप उठा रहा है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो
keen to launch a national mission on biodiesel using about 11 million hectares of land to प्रोड्यूस बायोडीजल बाई। अब ये बायोडीजल आपको ये सभी प्रोग्राम्स या कुछ प्रोग्राम्स जब क्वेश्चन आएगा तो लिखना है कि इंडिया ये स्टेप इंडिया ने लिए हैं। इंडिया रेटिफाइड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑन 2 अक्टूबर 2016। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे पेरिस फ्रांस के एक शहर में जो क्लाइमेट से रिलेटेड मीटिंग हुई तो उसको 2 अक्टूबर 2016 को इंडिया ने उस पर भी साइन किया, रेटिफाई कर दिया। एंड इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। और इंडिया के पास क्या है, दुनिया में लगभग सबसे ज़्यादा या बड़े से बड़े देशों के हिसाब से लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं और प्रोग्राम्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, बायो एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। A review of the implementation of the agreements at the Earth Summit in Rio was undertaken by India in 1997। ये आपको बताइए कि 1997 के जो रियो समिट हुआ उसके ऊपर इंडिया ने बाद में आगे चल के क्या किए, उसको भी रेटिफाई किया। One of the key conclusion was that there had been no meaningful progress with respect to transfer of new and additional financial resources and environmentally sound technology on concessional terms to developing nations। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जब तक हमें अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी और हमारी फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने कार्बन इमिशन को या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करेंगे, उसको यूज करके उनकी हेल्प करेंगे, उनको प्रोवाइड करवाएंगे, तो अपने आप इनका भी कार्बन इमिशन कम हो जाएगा। इंडिया फाइंड्स इट नेसेसरी दैट डेवलप्ड कंट्रीज टेक इमीडिएट मेजर्स टू प्रोवाइड डेवलपिंग कंट्रीज विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड क्लीन टेक्नोलॉजीज टू एनेबल them to meet their existing commitments under UNFCCC। तो इंडिया ने कहा कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ को अब अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवानी चाहिए। इंडिया इज़ ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट द सार्क कंट्रीज़। अब देखो सार्क कंट्रीज़, पहले आप ये सुन लो, वैसे तो कहीं ना कहीं आ ही गया होगा आपकी बुक में, मैम ने भी पढ़ाया था पहले, बट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सार्क कंट्रीज़ का नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशिया के देशों का एक एसोसिएशन है और इसके मेंबर्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। एक बार फिर से बोलता हूँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। The SAARC countries should adopt a common position on major global environment issues so that the region's voice carries greater weight। तो ये कह रहा, इंडिया कह रहा है कि भाई सार्क कंट्रीज सभी मिलके अपना एक कॉमन स्टैंड रखेंगे ग्लोबल इन्वायरमेंट के इश्यूज से रिलेटेड बाकी ग्लोबल मीटिंग्स में, ताकि हमारी आवाज़ और भी ज़्यादा मजबूत तरीके से या ज़्यादा वेट के साथ रखी जा सके, क्योंकि हम ज़्यादा कंट्रीज एक साथ मिलके एक स्टेप को लेंगे तो उसका और भी ज़्यादा प्रेशर होगा ग्लोबल कम्युनिटी पे। ये आपका आज का टॉपिक है। इसमें बीच में एक आपका ये रह गया, देखो मैं अब इसको बोलता हूँ, ये कितना इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर स्ट्रैप पीपल, पहले आ जाओ आप लेफ्ट हैंड साइड, कोस्टल इन्वायरमेंट इश्यूज। अब यहाँ पर सारे कोस्टल इन्वायरमेंट इश्यूज एक एक पॉइंट में लिख रखे हैं, चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन आप लिख देना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिश एंड मैरीन लाइफ, तो कोस्टल इश्यूज की पहली प्रॉब्लम क्या है भाई, जो समुद्री मतलब फिश हैं या और भी कुछ जीव जंतु हैं उनका और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन ऑफ सीबेड एंड फिश पॉपुलेशंस ड्यू टू ड्रैगिंग, वहाँ पर जो ड्रैगिंग हो रही है उसकी वजह से क्या हो रही है, ये फिश पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ मैनग्रोव्स ड्यू टू, अब देखो ये आप खुद पढ़ लेना, कोई किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये नोट्स की फॉर्म में इसने दे ही रखे हैं पहले ही। इस पूरे मैप को अच्छे से आपको करना है और इस मैप में जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है उनको भी, सारी चीज़ों को मैं इस मैप को जब मैप करेंगे तो इसको एक बार फिर से दोबारा से कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है।
तो इसको देख लेना। ये आज की आपकी क्लास हो गई, लाइन बाय लाइन पढ़ो। इस मैप से रिलेटेड जितनी भी बातें इसमें दे रखी हैं ये आपको ऐसी की ऐसी पढ़नी है, इनमें से कुछ नोटबुक में नहीं उतारना, क्योंकि नोटबुक में उतारोगे तो भी इससे वो कम लेंथ में होगा नहीं। तो आपको ये यहीं से 2-3 बार रिवाइज करके याद रखना, आपको समझना है। और बाकी जो नोट्स हैं वो भेज ही रखे हैं शायद, उनको रिवाइज करते रहो, एनसीईआरटी को पढ़ते रहो। क्वेश्चन आंसर चैप्टर खत्म होने के बाद में करेंगे। कुछ डाउट हो तो बता देना।